नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द सेकंड सेशन ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम क्लास 11th हिस्ट्री थीम नंबर 1. So we basically started our journey with the introduction as well as the timeline. Now in the second session we are going to cover the rest of the topics given in the book and that to be in appropriate form. So we are going to start with the sources. मतलब हम आज अपनी शुरुआत, इस जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं स्रोतों से कि हमें कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम यह जान सकते हैं कि हमारे जो आदि मानव थे, माने जो अर्ली मैन थे, वो अपनी लाइफ किस तरह से लीड करते थे, किस तरह से वो प्रजातियां आई, किस तरह से वो प्रजातियां लुप्त हो गईं, क्या क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आए, वो किस तरह से अपनी लाइफ लीड, अपना जीवन व्यतीत किस तरह से करते थे, उनके रहने का तरीका कैसे था. और ये सब जानने के लिए जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमको, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सोर्सेस. सो सोर्सेस टू नो अबाउट द अर्ली मैन. तो हम अपनी पहली शुरुआत सोर्सेस की करते हैं डार्विन की थ्योरी से. डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने कौन कौन सी प्रजातियां, जैसे हम प्राइमेट्स की बात करते हैं, हम होमोनॉइड्स की बात करते हैं, हम होमोनिड्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रोपिथिकस की बात करते हैं, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और उसके बाद क्रो-मैग्नन. तो ये जितनी भी प्रजातियां आई, इन सारी प्रजातियों के आने का और कुछ का लुप्त हो जाने का या उनकी रिप्लेसमेंट की सारी इंफॉर्मेशन डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दी. और दूसरे हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, जिन्हें हम हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, चाहे वो मानव के जीवाश्म है, चाहे वो जानवरों के जीवाश्म है, माने फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स. और वो रिमेन्स कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह के होते हैं जो जिन्हें हम अवशेष भी कह सकते हैं. और मैं कहना चाहूंगी कि जब भी हमें कोई भी कंसेप्ट को समझना है तो हमें उसके प्रैक्टिकल डायमेंशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और इसीलिए ये जीवाश्म के एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लेकर आई हूं. पहले जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज द डार्विन्स कंसेप्ट बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. दूसरे हैं फॉसिल्स. तीसरे हैं हमारे केव्स जहां पर जो है आदि मानव अपना जीवन व्यतीत करते थे. और उसके साथ हैं, चौथे नंबर पर आते हैं हमारे स्टोन टूल्स, माने औजार, पत्थर के औजार. अगर हम यही वाले औजारों को देखें तो हम अपने इतिहास को, जो स्टोन एज है पर्टिकुलरली, उसे हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. आज इस जर्नी में हम धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि ये औजार जो था किस किस प्रजातियों ने किस किस पीरियड में उनका इस्तेमाल किया. कुछ एग्जाम्पल्स आपको जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये सारे जो है केव्स के एग्जाम्पल हैं. और इन केव्स में वो प्रजातियां कम्युनिकेट करने के लिए पेंटिंग्स या आर्ट का काम करती थी, जिनके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. इसके बाद हम शुरुआत कर रहे हैं मानव के विकास की कहानी, जिसको हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी कवर किया था और आज उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. शुरुआत करते हैं हम प्राइमेट्स से. ये प्राइमेट्स बेसिकली वानर की प्रजाति के थे और इनकी पूंछ होती थी. दे वर बेसिकली द मैमल्स विद द टेल्स. और इन्हीं प्राइमेट्स में एक इनकी मिलती जुलती ही कैटेगरी थी जिनको हम बोलते हैं होमोनॉइड्स. बट प्राइमेट्स और होमोनॉइड्स में कुछ कुछ अंतर था. जैसा पहला अंतर मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमेट्स जो थी उनकी पूंछ होती थी, बट होमोनॉइड्स की पूंछ जो थी या तो कम हो रही थी या होती नहीं थी. होमोनॉइड्स के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आई उनको हम होमोनिड्स बोलते हैं. अब होमोनॉइड्स और होमोनिड्स में भी अंतर है और वो अंतर हमको दिखाई देता है उनके मस्तिष्क के बेसिस पे, उनके दिमाग के बेसिस पे.
आप ये जैसे पिक्चर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो प्राइमेट्स के जो मस्तिष्क थे, दिमाग होते थे, ब्रेन जो होते थे, उनका ब्रेन साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता था और उसके साथ साथ उनके जॉज भी बड़े होते थे। इसके बाद जो होमोनिड्स की कैटेगरी आई, ये होमोनिड्स उनके कंपैरेटिवली, होमोनिड्स जो थे वो होमोनॉइड्स के कंपैरेटिवली थोड़े से बेटर जो थे वर्जन के थे, और इन्हीं में एक कैटेगरी थी जिन्हें हम ऑस्ट्रोपिथिकस कहते हैं। ऑस्ट्रोपिथिकस को अगर हम समझना चाहें, अगर हम उसका संधि विच्छेद करें तो हमको वो दो भागों में हमको समझ में आता है। पहला ऑस्ट्रल माने सदन और पिथिकस माने एप, तो सदन एप। सो होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स में भी अंतर था। So there were certain points with regard to the difference between the homonoids and homonids. So hominoids had small brain. They were quadrupedal, मतलब 4 पांव पे चलते थे। और इसके साथ साथ जो homonids थे, वो homonids का brain size जो था वो comparatively बड़ा था, and they were bipedal, मतलब 2 पांव पे चलते थे। इसके साथ साथ जो होमोनॉइड्स थे, उनके जो फॉलिन्स थे वो लिटिल रिजिड थे, बट होमोनिड्स के जो था उनके हैंड्स में या जो था उसमें उनके और उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। उसके बाद होमोनिड्स आए। होमोनिड्स की ही मैंने जैसे आपको बताया कि उनके बीच में भी उनकी भी ब्रांचेस हैं, और वो ब्रांचेस जो हैं वो बेसिकली ऑस्ट्रोपिथिकस की बात कर रही थी मैं। ऑस्ट्रोपिथिकस को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो 2 भागों में करते हैं। ऑस्ट्रल माने सदन और पिथिकस माने एप, तो सदन एप। सो सदन एप जो है ये भी उन्हीं होमोनिड्स की कैटेगरी है। होमोनिड्स के कुछ सालों बाद एक नई प्रजाति आई जिसे कहा गया होमो। इस होमो में स्त्री और पुरुष दोनों थे। अब इनको भी इनके फीचर्स के अकॉर्डिंगली, इनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंगली जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हैं होमो हेबिलिस, दूसरे हैं होमो इरेक्टस और तीसरे हैं होमो सेपियंस। अब जो होमो हेबिलिस हैं उनको टूल मेकर कहा गया, मतलब औजार बनाने वाले। जो औजारों का, जो टूल मेकिंग का जो कंसेप्ट था वो होमो हेबिलिस से स्टार्ट हुआ, और ये इनके अवशेष पाए गए अफ्रीका में। इसके बाद जो दूसरी जो प्रजाति थी उसको बोला गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस माने जो अपराइट पोजीशन में थे और 2 जो बाइपेडल थे, मतलब अपने सीधे खड़े होकर वो चल सकते थे, 2 पांव से चल सकते थे। इनके अवशेष मिले हैं एशिया और अफ्रीका में। इसके बाद है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जिन्हें हम बोलते हैं कि विचारशील मनुष्य, मतलब वाइज थिंकिंग मैन, इनकी ये क्वालिटी थी। आप अगर आज भी बहुत सारी मैगजीन्स उठा के देखिए जो कि अमेरिकन या जो आपको ब्रिटिश की मिलेंगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा दे यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स एज द होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस में ही कुछ एरिया के बेसिस पे जो था कुछ प्रजातियों को नाम दिया गया था, जैसे होमो निएंडरथल और होमो हेडलबर्ग, मतलब जर्मनी से या निएंडरथल वैली से जो लोग, जो प्रजातियां वहां से बिलोंग करती थी, उन प्रजातियों को उनके एरिया के नाम से, उनके जगह के नाम पे जो था उनको नाम दिया गया, जैसे होमो हेडलबर्ग एंड होमो निएंडरथल। इसके बाद पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये आपका वेब चार्ट जो है आपकी किताब में भी दिया गया है कि कितने करोड़ों साल पहले कौन सी प्रजाति थी, और धीरे धीरे करके जो है वो किस किस तरह से नई प्रजातियां आती गई। सो कुछ कालांतर में लुप्त हो गई और कुछ आती चली गई। और अब हम देखेंगे, आपकी किताब में लिखा है पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड माने विश्व में प्रजातियों का निवास। तो उसको समझने के लिए ये हमको 3 सेगमेंट्स में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कब, कहां और कौन। 50 से 10 लाख साल पहले अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश, जिसमें ऑस्ट्रोपिथिकस, प्रारंभिक होमो इरेक्टस थे। उसके बाद 10 साल से 40,000 साल पहले अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अध्योक्ष क्षेत्रों में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस और आधुनिक मानव पाए जाते थे।
45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव, 40,000 साल से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह में बाद वाले निएंडरथल और आधुनिक मानव पाए जाते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि इन प्रजातियों में जो बदलाव हुआ वो बदलाव उनके हाथों से संबंधित था। तो चलिए एक बार इसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। इस पे आप बहुत सारे बच्चे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। एक बच्चे ने, मैंने देखा था कि उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था कि किस तरह से फोरलिम्स को हाथों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज आप एक्टिविटी में भी ले सकते हैं। तो करते हैं इसको शुरुआत। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ प्रजातियां जो थी उनके फोरलिम्स थे और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो हैंड्स में हो गया, मतलब हाथों में वो परिवर्तित हो गई। जब फोरलिम्स थे तो उनकी पकड़ मजबूत नहीं थी, बट जब धीरे धीरे हाथ आए, हाथों में बदलाव आया तो पकड़ मजबूत हुई। और जब ये हुआ तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। आप हाथों से क्या क्या कर सकते हैं? आप हाथों से कोई भी सामान पकड़ सकते हैं, है ना। आप हाथों से, अगर मैं उन जातियों की बात करूं, उन प्रजातियों की बात करूं, तो उन्होंने स्टोन टूल्स को पकड़ा, फिर उन स्टोन टूल्स को रिफाइन किया। औजारों को पकड़ना और उनको औजारों का रूप देना, ये सारा काम किससे हुआ? हाथों से। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है फोरलिम्ब से हाथों में परिवर्तन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे वाली कहानी पर। इसके आगे की कहानी कहती है, आपकी किताब में एक सोर्स दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे पुरातत्वविद माने आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरह से इन सब चीजों की खोज करते हैं। अब हुआ क्या कि एक पुरातत्वविद माने आर्कियोलॉजिस्ट को एक ह्यूमन स्कल मिला, एक जीवाश्म मिला, और जब उन्होंने उसको देखा तो उनको मालूम चला कि ये अभी 3 या 4 साल या 5 साल पुराना नहीं है, ये बहुत सालों पुराना है, मतलब कितने लाखों साल पुराना। ये खोज जो है ये एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है और ये एक्सप्लोरेशन करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक पर आऊं तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है रीजनल कॉन्टिन्यूटी एंड रिप्लेसमेंट मॉडल। अगर आप किताब को देखें तो उसमें 3 मॉडल्स दिए हुए हैं, मतलब 3 मॉडल्स माने कि 3 कॉन्टिनेंट्स को 2 मॉडल्स में कन्वर्ट किया गया है। जैसे एक में आपको जो है वो यूरोप दिखता है, अफ्रीका दिखता है, एशिया दिखता है, और इसी के साथ अगर आप इनको, इनके निवास स्थान को देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो रीजनल कॉन्टिन्यूटी है, जो मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय निरंतरता, अगर हम उसको देखें तो मतलब एक प्रजाति एक ही रीजन में कंटिन्यू कर रही है। जो अफ्रीकन है वो अफ्रीका में, उसके बाद जो यूरोपियन है वो यूरोप में और एशिया में, और उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट का मतलब ही होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना। इसी तरह से ये प्रजातियां जो थी धीरे धीरे एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो रही थी। अब ये जो हमने सारी बातें समझी, अब इन सारी बातों को समझने के लिए हमारी किताब में एक बहुत अच्छा, जिसको मैं बोलूंगी कि यूनिक, उसका एक इन सारे के सारी चीजों को एक डोमेन में कन्वर्ट किया गया है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आप अपने दिमाग के सामने एक ह्यूमन फिगर रखिए, ठीक है। अब इस ह्यूमन फिगर को आप समझना शुरू करेंगे। हम पहली शुरुआत करते हैं ह्यूमन ब्रेन से, माने मस्तिष्क से। अब जैसे जैसे हमने होमो सेपियंस की बात कही, तो मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना, और वो नई सोच से कोई एक नया परिवर्तन लेकर आना। उस ह्यूमन फिगर में सबसे पहला है हमारा माइंड, मतलब ब्रेन। थिंकिंग पावर जो है वो हमारी माइंड से रिलेटेड है। दूसरी बात है हमारी आईज, जिसको हम विजुअल सर्विलियंस बोलते हैं। विजुअल सर्विलियंस से हम फोकस्ड हो जाते हैं चीजों के लिए। आंखें जो है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
सो आंखों के बाद हाथ। सो जैसे अभी मैंने बताया कि हमने फॉरलिम से हाथों में परिवर्तन आया धीरे धीरे, सो उसी तरह से हाथों से हम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करते हैं। और उसके बाद है हमारे पांव। ह्यूमन फिगर में सबसे पहला है आपका ब्रेन, दूसरा है आपका आईज, तीसरा है आपके हैंड्स एंड फोर्थ लेग्स। सो अब बाइपेडल हो गए हैं, अब आप चल सकते हैं। जब चल सकते हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो जहां हम पहले जो थे डिपेंडेंट थे, अब चलने की वजह से हमारे स्किल्स जो हैं वो बहुत उनमें बदलाव आया। तो अगर हम इसको इन बदलावों को समझने की कोशिश करें तो एक है एनाटॉमिकल, एक ब्रांच है एनाटॉमिकल जो कि एक मानवीय शरीर से रिलेटेड है। और अगर हम दूसरे से बात करें तो हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल, दिमागी तौर पे, मस्तिष्क के तौर पे। सो इसीलिए उसको एक फॉर्मेट में ढाला गया है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को मैं बार बार आपको कहती हूं कि आप जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक है एनाटॉमिकल मतलब शारीरिक विकास और दूसरा है न्यूरोलॉजिकल। और अगर हम इन दोनों सेगमेंट्स को मिलाएं, एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल सेगमेंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो उससे एक इंसान के अंदर जो है, एक ह्यूमन में जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है आगे विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसको नाम दिया गया था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसके बात करते हैं कि वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, मतलब उनके भोजन पाने का क्या तरीका था। सो व्हाट वर द डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड? कैन यू गेस? सोच सकते हो आप कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे, क्या खाते होंगे, कैसे खाते होंगे? राइटली सेड बाय यू, बिल्कुल सही सोचा बच्चों आपने। तो जब ये प्रजातियां नई नई थी तो ये लोग हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। सो हंटिंग, फूड गैदरिंग, स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि इवन जो मरे हुए जो पशु पक्षी जो थे उनको खाते थे। इसके बाद था फिशिंग। सो कितना आसान है कि अगर इस पर हमको एक प्रश्न आता है कि व्हाट वर द डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, सो कितना आसान है हमारे लिए। So point number 1 hunting, point number 2 food gathering, point number 3 scavenging and point number 4 fishing. Very simple, very easy. अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग रहते कहाँ थे। हमारे पास जो अब एक नया क्वेश्चन आता है कि where did early men live? तो कहाँ रहते होंगे? कोई गैस? अब उन्हें घर बनाना तो अभी तक नहीं आता है, तो कहाँ रहते होंगे? सोचिए। प्रजातियां जो थी वो पेड़ों पर रहती थी। पहले की जो प्रजातियां थी वो पेड़ों पर रहती थी। उसके बाद उन्होंने ओपन एयर साइट्स में, मतलब खुली हवा में जो था वो रहना शुरू किया। अब मगर खुली हवा में रहते रहते कभी बारिश है, कभी तेज धूप है, कभी बहुत ज्यादा ठंड है, तो क्या करते थे वो कुछ ऐसी गुफाएं ढूंढते थे, कुछ ऐसी वो नेचुरल केव्स, एक होती है आर्टिफिशियल केव्स नहीं, नेचुरल केव्स। सो नेचुरल केव्स को ढूंढकर वहां पर रहते थे, चाहे वहां पर कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, चाहे वहां पर कैसा भी हो, बट उन्हें जो है वो वहां पर रहना सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाता था। सो इसीलिए वो लोग वहां रहते थे। तो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ये हमको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए कितना आसान है कि वो लोग कहाँ रहते थे। तो पहले ट्रीज पे रहते थे, दूसरा ओपन एयर साइट्स में रहते थे, और उसके बाद वो लोग जो था वो नेचुरल केव्स में रहते थे। धीरे धीरे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल करेंगे तो हम बाद में जाके न्यूलिथिक पीरियड में देखेंगे कि उन्होंने घर बनाकर रहना शुरू किया, मगर अभी नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं चाहती हूं कि आप लोग इसको, ये जितना भी अभी तक हमने कवर किया, इसको एक एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। सो उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी जो ह्यूमन एवोल्यूशन जो अभी हमने पढ़ा, मतलब वो जो प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा, आपने उन सबको एक सिंगल पेपर पर एक कंसेप्ट मैप के थ्रू या माइंड मैप के थ्रू आपने उसे डिपिक्ट करना है।
बड़ा आसान है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने पहले वहां पर लिख देना है कि कौन कौन से सोर्स हैं उनको समझने के लिए। उसके बाद आप थोड़ा सा प्राइमेट्स के बारे में लिखिए, फिर आप होमोनॉइड्स के बारे में लिखिए, होमोनिड्स के बारे में लिखिए, ऑस्ट्रोपिथिकस के बारे में लिखिए, होमो के बारे में लिखिए। होमो से आपको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है वापस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। और साथ साथ ये कहाँ कहाँ पाए जाते थे, इनके निवास स्थान कहाँ थे, उनको आपने उसको एक कंटेंट मैप के थ्रू आपने उसको बनाना है। जैसे आपको ये देखिए, एक छोटे से बच्चे ने इसको जो है, आपके 11th क्लास के स्टूडेंट ने इसको एक कंसेप्ट मैप में एक फॉर्मेट दिया है। चलिए अब ये देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में बच्चा जो है ह्यूमन स्कल बनाने की कोशिश कर रहा है, माने वो होमोनिड का स्कल बनाने की कोशिश कर रहा है। मुश्किल लगता है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पता है आपको क्या करना है? बहुत ही आसान है। आपको एक बलून लेना है और उस बलून को लेकर आपने उसके ऊपर टिश्यू पेपर से आप उसको थोड़ा सा पानी में, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा फेविकॉल डालिए और धीरे धीरे करके वो टिश्यू पेपर को उसमें डिप करके उसको धीरे धीरे कवर करते जाइए, बलून को कवर करते जाइए। अब आप उस बलून को एक दिन के लिए छोड़ दो सूखने के लिए, और जब वो सूखेगा तो आप उससे बलून हटा दीजिए और उसके अंदर जो है उनका आईज का पोर्शन और उसको एक ह्यूमन स्कल का जो है वो आप शेप दे सकते हैं। और आप जो है एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं। सो किन किन चीजों की एग्जीबिशन लगा सकते हैं आप? एक, आपने ह्यूमन स्कल को डिपिक्ट किया। दूसरा, आप फॉरलिम से हैंड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आप ड्रॉ करके दिखाइए, मतलब स्केच फॉर्म में दिखाइए, या आप उसको जो है वो क्ले से आप उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शो कर सकते हैं। मगर क्ले का कलर आपको जो है वो थोड़ा सा ह्यूमन स्किन से मैच करता हुआ लेना पड़ेगा। सो एक एक्टिविटी में हमने ह्यूमन स्कल बनाया, दूसरी एक्टिविटी में हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया एक फॉरलिम से हाथ तक का। तीसरी एक्टिविटी में हम जो है उनकी एक हे से बनी हुई एक हट बना सकते हैं। वो भी बहुत आसान है, उसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उसको इतना बड़ा बनाएंगे, आप उसको बहुत छोटा सा भी बना सकते हैं। सो चौथी एक्टिविटी में हमने किया कि हम उसे एक कंसेप्ट मैप में या एक माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको हाथ से लिखकर करना चाहें, वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो कि आपकी टोटल इंफॉर्मेशन को माइंड मैप में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे mindmap.com। इसके साथ साथ बच्चों एक एक्टिविटी मैं आपको और बताती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक जो है कोई सी भी ह्यूमन स्पीशीज जो है, आपने सपोज होमोसेपियंस को जो है उनकी पिक्चर क्लिक की या आपने उनकी पिक्चर ड्रॉ की और आप उनके ऊपर जो है वो कुछ डायलॉग्स लिख सकते हैं। सो एक आपकी एक कॉमिक बुक बन जाएगी। अगर कॉमिक बुक नहीं बनानी है तो एटलीस्ट एक पूरी ऐसी शीट पे आप वो कैरेक्टर्स को लेकर उनके ऊपर अपने अपने डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से एक इनपुट देती हैं और उससे जो है एक ऐसी आउटपुट निकल कर आती है जिसको आप एग्जिबिट कर सकते हैं। सो देखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपका जो है वो क्रिएटिविटी भी हो गई, आपकी साइंस भी हो गई, क्योंकि अभी हमने न्यूरोलॉजी की बात की, अभी हमने ह्यूमन एनाटॉमी की बात की, तो हमने कितने सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आर्ट। सो जब हम खुद कोई काम करते हैं ना बच्चों, तो हमें उस चीज जो है वो जो कंसेप्ट को समझना चाहते हैं वो हमारे दिमाग में यहाँ पर रिटेन हो जाती है, याद हो जाती है। हमें क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें अब कुछ रटना वटना नहीं है, समझना है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है। ठीक है, अब इसके साथ में आप सबसे, ये तो हुआ अभी हमारा एक सेगमेंट। इससे आगे के सेगमेंट जाने से पहले मैं आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और जो है मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो 2 या 3 सेगमेंट्स में आते हैं। फर्स्ट सेगमेंट हम जो है लेते हैं MCQs का, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। आप सबको मालूम है कि आपको एक स्टेम दिया होगा, एक ऊपर जो है एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके साथ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मगर एक चीज और, जब भी आप 4 ऑप्शंस की बात करो तो आपको उसमें ऑल द अबव एंड नन ऑफ द अबव मत करना।
ना तो वो आपको आएंगे और ना आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमारे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्कर में ही है, और उसके बाद है हमारे सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब वो थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, अब है सब्जेक्टिव बेस्ड। ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होंगे, जिसमें हमने उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेगमेंट है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, जिसमें आपको सिंपली जो है उसको डिफाइन करना है, या नेमिंग से रिलेटेड हो सकता है, या सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसी में ही लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में ही जो हमारा फर्स्ट, मतलब लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल का जो सेकंड पार्ट है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो कि वाई से रिलेटेड है आपके। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? आता है कभी दिमाग में कि ये कौन से होते हैं? सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्पल ओरिएंटेड होते हैं, जो जिनका हमें उदाहरण देना होता है, या हमसे उदाहरण देकर उनसे उससे रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरे आते हैं हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। डरना नहीं, बहुत आसान है वो भी, क्योंकि वो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन पे बेस्ड है। सो धीरे धीरे इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों, अब कुछ रिवीजन करते हैं, और रिवीजन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन, What was the name of the book written by Charles Darwin? माने चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित किताब का नाम बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। दूसरा प्रश्न, मेंशन द सोर्सेस टू नो अबाउट द अर्ली मैन। मतलब जो हमारी प्रजातियां रहीं उनको समझने के लिए हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम उनके बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट, अभी हमने बात की थी, अभी फॉसिल्स दिखाए थे। सो फॉसिल्स, मगर इन फॉसिल्स को समझने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है? करेक्ट, कार्बन 14 डेटिंग, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया। बिल्कुल सही बच्चों। और पहला आंसर हुआ फॉसिल्स। दूसरा वही जो अभी हमने पहले किया था, चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आपने क्या नाम सुना है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात सुनी है कभी? जी, आगे वाला जो सेशन है उसमें हम ये कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि उन प्रजातियों के नाम बताइए। सो वो प्रजातियां कौन सी थी? करेक्ट, प्राइमेट्स, होमोनॉइड्स, होमोनिड्स, ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। अच्छा, निएंडरथल वैली में किस प्रजाति के अवशेष मिले हैं? वेरी गुड, होमो निएंडरथल, जहां से मिले वही का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, अर्ली मैन थे, ये क्या खाते थे? बताइए। करेक्ट, सो हंटिंग से, स्कैवेंजिंग से, फिशिंग से, एंड दे वर द फूड गैदरर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म याद है? हमने एक फिगर को, ह्यूमन फिगर को लेकर किया था। सो पॉइंट नंबर 1, दैट इज द ब्रेन। सेकंड, विजुअल सर्विलेंस। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैंड्स। एंड पॉइंट नंबर 4 क्या है? वेरी गुड, द अपराइट पोजीशन एज वेल एज द वॉकिंग फीचर, लेग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द अर्ली मैन लिव? कहाँ रहते थे वो लोग? कहाँ रहते थे? जी करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले वो ट्रीज पे रहते थे, फिर वो ओपन एयर साइट्स में रहते थे, उसके बाद उन्होंने नेचुरल केव्स में रहना शुरू किया, और आगे की जर्नी हम आगे करेंगे। सो मुझे लगता है आप लोगों को ये चैप्टर अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो अच्छी तरह से याद हुआ होगा, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं बार बार आप सबको कहती हूँ कि अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और एक्टिविटीज को जरूर कीजिए। एक्टिविटीज के साथ साथ जो है उन कुछ क्वेश्चंस को भी रिवाइज कीजिए, ताकि ये कंसेप्ट जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो आपके दिमाग में जो है वो पक्के हो जाए और उन्हें जो है वो क्रैमिंग की जरूरत ना पड़े। सो इसके साथ
मैं आप सबको जो है वो अच्छे रिवीजन की बात कहती हूँ, अच्छी पढ़ाई की बात कहती हूँ, एक्टिविटीज करने के लिए कहती हूँ, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लीजिए, मतलब कीजिए भी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।